Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 7 इंडियन इकोनॉमी। अब तक हम बात कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी इकोनॉमिक इंडिया की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। Immediately after independence, Indian economy faced some challenges for development. जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया के सामने कई चैलेंजेस हुए अब इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। इंडिया टुडे exhibits characteristics of developing country with some areas of lower development and some showing much improvement. अब जो है हमारे देश की कंडीशन इस तरह की है, जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लोअर डेवलपमेंट है और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट उसमें हो रहा है। Thus in current times we look at characteristic of India as a less developed and as a developing nation both. अभी हम इंडिया को जो है वो लेस डेवलप्ड, यानी कि कंपैरिजन अगर हम दूसरे कंट्री के साथ करें तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कम है या तो फिर इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे उसको देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन 2013 एट परचेसिंग पावर पैरिटी वॉज $5150 विच वॉज लोअर देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बट ऑल्सो लोअर देन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड श्रीलंका। जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि कोई भी पर्सनल की इनकम जो जितनी भी नेशनल इनकम होती है उसमें नंबर ऑफ पर्सन को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमें मिलती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स HDR के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी 2013 की वो कितनी थी $5150, जो लोअर थी। जो इंडिया तो वैसे ही डेवलपिंग कंट्री है, दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक चाइना एंड श्रीलंका, उससे भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, कम थी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो है सम कंपेरेटिव स्टेटिस्टिक फॉर PCI बाय परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर कैपेबिलिटीज़ कितनी कौन से कंट्री की कितनी है डॉलर्स में, वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दिखाया गया है। उसमें नॉर्वे की 63,909 है, USA की 52,308 थी, जर्मनी की 43,049 थी, इंग्लैंड की 35,002, चाइना की 11,477, श्रीलंका की 9,250, इंडिया की 5,150, पाकिस्तान की 4,652, बांग्लादेश की 2,713 थी। अब यहाँ पे चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन इंडियाज़ PCI इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में इंडिया की जो परचेसिंग पावर कैपेसिटी थी, पैरिटी थी, उसमें चेंजेस आए हैं। किस तरह के चेंजेस आए हैं, यहाँ पे ईयर दिया है 2011 से लेके 2015 तक, और PCI एट करंट प्राइस एंड PCI एट कांस्टेंट प्राइस, यहाँ पे दोनों की प्राइस का क्या दिया है, कंपैरिजन दिया है। कंपाइल्ड फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फॉर वेरियस ईयर्स, अलग अलग सालों का कंपैरिजन यहाँ पे दिया है। इट मीन्स दैट इंडिया जो है वो डेवलप कर रहा है, अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो जब 2011-12 में उसकी PCI क्या थी 64,360 और कांस्टेंट प्राइस उसकी थी 64,360। उसके बाद 2012-13 में 71,593 एंड 66,344 कांस्टेंट प्राइस थी। 2013-14 में 80,388 तक पहुंच गई, कांस्टेंट प्राइस वहाँ पे थी 69,959, और 2014-15 में 88,533 तक इंडिया की जो है करंट प्राइस वो पहुँच गई, और उसकी जो कांस्टेंट प्राइस थी वो कितनी थी 74,193। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं
वो सारे दिखाते हैं कि इंडिया जो है वो अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। पीसीआई यानी कि जो प्रेस काउंसिल होती है इंडिया की, वो सारे सर्वे करती है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो इसका सोर्स है, जहाँ से ये टेबल हमें दिया है, उसका सोर्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो इस कंडीशन में था। तो ये था स्टेटमेंट फॉर पर कैपिटा इनकम। अब उसके बाद दूसरा जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या हुआ है? इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन एम्प्लॉयमेंट हैज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन बट इट इज़ स्टिल रिलेटिवली हायर डिपिक्टिंग लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया जो है वो एक तरह का ऐसा देश है जहाँ पे मेन कोई भी पर्सन है, उसका मेन बिजनेस, मेन जो उसका काम है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर। भले ही उसके शेयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज़ हो चुके हैं, बट उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अभी भी वही है। Developed nations have lesser percentage employment in agriculture and higher in the industrial and service sector। यहाँ पे डेवलप्ड जितने भी नेशन होते हैं उसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर से जो आधार रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ही कम होते हैं परसेंटेज, और जो कि इंडस्ट्रियल और जो उसके अलावा सर्विस सेक्टर होते हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उसमें एग्रीकल्चर जो है उसकी एक्टिविटी कम होती है, बट इंडिया में क्या है? एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विच डिक्लाइन टू 58% इन 2001-2 एंड टू 49% इन 2013 एंड 14। ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे नंबर्स दिए गए हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब क्या कंडीशन थी कि जितने भी पॉपुलेशन है उसकी 72% पीपल ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेड थे। बट उसके बाद जो है 58% 2001-2 में 58% पीपल ही उसके ऊपर डिपेंडेड थे, बाकी और 2013-14 में वो परसेंटेज डिक्रीज़ होकर 49% तक पहुंच गया है। यानी कि अब लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी अचीवमेंट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये था दूसरा जो पॉइंट था, एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड ओवर टाइम। हाउएवर इंडिया इज कॉल्ड अ कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन फ्रॉम द डेवलपमेंट क्राइटेरिया। अब जो है इंडस्ट्री ज़्यादा तौर पे, ये इंडस्ट्री सारे जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट और देश की जो नेशनल इनकम होती है उसमें अब ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, उसी वजह से एम्प्लॉयमेंट को जो है वो पीपल को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उस वजह से उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है? इंडिया को कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है फ्री फ्रॉम द डेवलपमेंट क्राइटेरिया के ऊपर अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो अब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में शामिल हो सकता है। उसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया भी जो है अब कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हो गया है। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वॉज 10.6% इन 1950-51। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का शेयर क्या था? ओनली 10.6% था। अब वो 2001 में जो है वो इंक्रीज़ हो गया, 18.2% हो गया, और उसके बाद 2011-12 में 24.3%। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिया का, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ता गया। Its share in national income was 16.6% in 1950-51 and was 26% in 2013 and 14. Source CSO. Besides, the industrial sector contributed 2/3 of the export earning in the present times. जैसे हमने एग्रीकल्चर के पॉइंट में देखा कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। जैसे जैसे उसका रेशियो डिक्रीज़ होता गया, परसेंटेज डिक्रीज़ होते गए, उसकी वजह से इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका रेशियो, उसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होता गया। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका नेशनल इनकम में पहले 16.6% था, वो इंक्रीज़ होकर 26% तक पहुंच गया। और इसके अलावा भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसका 2/3 जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग इन द प्रेजेंट टाइम।
2/3 तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स। Thus, through the industrial sector is progressing, India cannot be called a completely industrialized nation, क्योंकि उसमें भी अभी प्रोग्रेस हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसको कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइज नहीं नेशन कह सकते, लेकिन वो उस तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस सेक्टर। The share of service sector in employment in 1951 was 17.3%. In 2001, it was 25.2%, and in 2011-12 it was 27%. तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट के जो परसेंटेज है वो टाइम टू टाइम जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम is in 1951 was 30.3%, in 1881 was 38%, and in 2000 and 2001 it was 50.4%, and in 2014 to 15 it was 52.7%. Such increasing share of service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. सर्विस सेक्टर जितने भी होते हैं उसमें भी एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो दिखाता है कि इंडिया जो है वो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पर जल्दी से जल्दी मूव कर रहा है। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ कैरेक्टराइज्ड लोअर डेवलपमेंट। देयर हैज़ बीन एन एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ 1.5% इन पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड इट सिग्निफाइज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जब इंडिया जो है वो लोअर डेवलपमेंट, इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। देयर हैज़ बीन एन एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ 1.5% इन पॉपुलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे उनकी इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है कोई भी पॉपुलेशन की, वो 1.5% जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1901 was 23.84 crores, which increased to 36.1 crores in 1951, 102.7 crores in 2001, and further to 121.2 crores in 2011. Such a high growth rate of population has remained a matter of concern. यहाँ पे जो population growth बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे वो भी एक रीज़न है कि जो इंडिया का जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये भी एक जो है वो मैटर करने वाली चीज़ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट इज पोवर्टी। Indian economy is characterized by high levels of absolute poverty. Through percentage of population living below poverty line has declined over years, it is still considered high. यहाँ पे जो poverty है, जैसे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है, उसी वजह से पोवर्टी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इंडिया में बहुत ही गरीबी है, तो यहाँ पे जो भी ऐसे पर्सन है जो बिलो पोवर्टी लाइन आते हैं उनमें जो है कंसिडरेशन वो हाई है। ईयर टू ईयर उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इन 1973 to 74% जो पॉपुलेशन लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन वॉज 54.9, which declined to 45.3% in 1993 to 94, to 37.2% in 2004 and 5, and further to 21.9% in 2011-12। यानी कि अगर उस पर काम किया जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, फिर इंडिया में क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज सबको मिली जो अपनी जो गरीबी है उसको मिटा के आगे बढ़ सके। तो जब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही चिंताजनक हो गया था, उसी वजह से पॉवर्टी भी इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे जैसे इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, उस हिसाब से पॉवर्टी का जो रेशियो है, उसका जो परसेंटेज है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। पहले पॉवर्टी कितनी थी, 54.9% थी, फिर वो 45.3% हो गई, फिर वो 37.2% हो गई, एंड लास्ट में 21.9% थी 2011 एंड 12 में। तो यहाँ पे पॉवर्टी भी अब धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट।
Structural unemployment constitutes significant proportion of unemployment in India. In 1951, 33 lakh people were unemployed. According to National Sample Survey Organization in 1990 to 2000, 7.31% of the total population unemployed, with increased to 8.2% in 2004 and 5. However, this decreases to 6.6% in 2009 and 10, and further 5.6% in 2011 and 12. In the rural areas, the proportion of disguised unemployment is higher. Disguised unemployment cannot be exactly measured. यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पहले जब इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री था, जब वो डेवलपमेंट कर रहा था, तब वहाँ पे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इतने नहीं थे कि जिसकी वजह से पीपल्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसी के रिजल्ट पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ होता गया और सारे जो पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता गया। तो उसके बाद का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेट मेजर बाय इंडिकेटर्स लाइक एवरेज लाइफ expectancy, literacy, gender ratios and infant mortality rates and so on show that India stands at lower rank in human development. One such index is the Human Development Index, and India's HDI in 2000 was 0.463. In 2010 it was 0.4547 and in 2012 was 0.554 and in 2013 was 0.586. These measure on the HDI, it means Human Development Index, are considered very low, and in 2013 India's rank was 136th in the list of 187th countries, which is obviously very low. ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी था वो अलग अलग जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से इंडिकेट करता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे कई तरह के फैक्टर्स जो है, इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे इफेक्ट करते हैं कि उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उनमें लिटरेचर कितने यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं, जेंडर रेशियो क्या है मेल्स एंड फीमेल्स का, उसके बाद है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स क्या है, इट मीन्स जो छोटे बच्चे हैं उनका डेथ का रेशियो क्या है, सो ऑन शो द इंडिया स्टैंड अ लोअर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारे इंडिकेटर्स दिखाते थे कि इंडिया जो है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रेट है वो क्या है, लोअर है। अभी भी जो है HDI जो मेजर करते हैं उसके अनुसार भी इंडिया का 2013 में रैंक जो है वो 136 था 187 कंट्रीज़ में, तो वो ऑब्वियसली ये क्या है, लो। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स की बात की गई है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कई ऐसे सेक्टर है जिसमें चेंजेस भी आए हैं, जिसमें सुधार भी आए हैं, जिसमें जो है वो डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स भी है जो अभी भी डेवलप करने हैं। तो यहाँ पे इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में से एक है, तो वो धीरे धीरे ये सारे जो फैक्टर्स है उनके हिसाब से ग्रोथ अपना डेफिनेटली करेगा। तो ये जो सिचुएशन थी वो थी इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। जितना सीखा है इस वीडियो में घर पे ज़रूर उसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।